प्रश्नकर्ता 29 वर्षीय एंटरप्रेन्योर हैं। लिखते हैं कि मैं अपने परिवार की एक स्थिति में असमंजस में पड़ा हुआ हूँ। मेरे भाई एक लड़की से प्रेम करते हैं जो दूसरी जाति की हैं। इसी कारण मेरे घरवाले इस रिश्ते से काफ़ी अप्रसन्न हैं। भाई बोलता है कि माँ पापा को समझाओ और मेरी मदद करो, और माँ पापा कहते हैं कि भाई को समझाओ। इसी और मेरा नया व्यवसाय है जिसे बढ़ाने के लिए मेरे को काफ़ी समय लग जाता है। इन तीनों के बीच मैं अपने आप को फंसा पाता हूँ। आचार्य जी, दोनों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाऊँ? देखो भाई, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि मैट्रिमोनी का व्यवसाय है। कौन है? अगर सही धंधा चुना है करने के लिए तो तुम्हारे पास ये भाभी जी वाले खेलों के लिए समय कहाँ से बचता है? फिर तो तुमने जो व्यवसाय उठाया है वो भी कुछ होना पौना ही होगा। एंटरप्रेन्योर शब्द का इस्तेमाल हुआ अभी तुम्हारे लिए। निर्माता होता है, रचयिता होता है, उसकी तो सारी ऊर्जा अपने सृजन में जाती है, अपने निर्माण में जाती है। वो जीवन की बिल्कुल नई प्रतिमा का शिल्पकार होता है। आदमी का काम ही आदमी का जीवन है। पशु और मनुष्य में अंतर बस इतना ही है कि पशु के पास करने के लिए कोई सार्थक काम हो ही नहीं सकता, और मनुष्य मनुष्य नहीं है जब तक उसके पास करने के लिए कोई सार्थक काम नहीं। मनुष्यत्व की पहचान ही है कि तुम अपनी जिंदगी का सारा समय एक अति सार्थक काम में दे रहे होगे जो तुम्हें मुक्ति और दुनिया को कल्याण देता होगा। अब अगर ऐसा कोई काम मिल गया है तुम्हें, तो तुम कहाँ ये सब पचड़ों में उलझे हुए हो? माँ पापा, भैया की दुल्हनिया, सगाई विदाई, टीवी ज्यादा देखते हो? क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? भाई की आशिकी में दम होगा तो संभाल लेगा, ये तुम्हारे भरोसे चलेगी उसकी गृहस्थी? रोमियो का नाम सुना है? रोमियो के भैये का नाम किसको पता है? कि रोमियो बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था, तो भैये के पास गया, तू जुगाड़ लगा दे। हीर को जानते हैं? हीर की बहनियां भी होती है कि वो साथ साथ लगी है। हीर की तो बहनियां नहीं होती, लेकिन दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे में जरूर बहनियां थी। वहीं से इंस्पायर्ड लगते हो। ये नितांत निजी मसले होते हैं, इसमें तुम कहां बीच में घुस गए? घुसना तो
माता पिता को भी नहीं चाहिए, पर अगर वो घुस रहे हैं तो भाई उनकी बात, वो मेरे सामने नहीं बैठे हैं, वो यहाँ बैठे होते तो दो बातें उनसे भी कह देता, पर तुम बैठे हो तो तुमसे कहे दे रहा हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दुनिया का हाल देख रहे हो, अर्थव्यवस्था का हाल देख रहे हो, इस माहौल में तुमने कोई नया कारोबार शुरू किया है, उसकी ओर से ध्यान हटा करके तुम इस तरीके के सवाल पूछ रहे हो, क्या चाहते हो? दुनिया भर की और ख़ास तौर में भारत देश की 2/3 ऊर्जा तो इसी में बीतती है। शहनाई, रुलाई, बिदाई, जीवन में और कोई काम ही नहीं है। यही लड़की लड़के का खेल, आदमी औरत का चक्कर, दिन भर दिमाग में यही चल रहा है। काम धंधा छोड़ के इसी में मसरूफ़ हैं, परेशान हैं। अब कहाँ से आध्यात्मिक तरक्की हो, कहाँ से आर्थिक तरक्की हो? यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जो पहले से मिले हुए हैं मुझसे, वो बिल्कुल समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये सब चक्कर ऐसे होते हैं जैसे किसी मैराथन धावक ने अपनी कलाई की नस काट रखी हो और सोच रहा हो कि मैराथन पूरी कर लेगा। तुम्हारा खून तो सारा बहा जा रहा है, तुम जीवन की मैराथन पूरी कैसे करोगे? यही सब चिबिल्लापन। कोई रूठ गया, कोई मान नहीं रहा है, रिश्तों में एक को मनाते हैं तो दूसरा खफा हो जाता है। पहले ये कि लड़की, माँ पापा, और फिर कुछ न कुछ करके एक लड़की से ना सही तो दूसरी से हो जाएगी, लड़की है तो उसे भी कोई लड़का मिल ही जाना है। वो अध्याय खत्म हुआ किसी तरह तो फिर बच्चों का चिबिल्लापन। इन सब चक्करों में तुम्हें पता भी चलता है कि तुम्हारी उम्र कब बीत जाती है, या इरादा ही यही है कि किसी तरह उम्र बीत जाए, बस जिंदगी रूपी बला टले। और किसी क्षेत्र में हम आम लोग प्रवीण हो या ना हो, ये रिश्तेदारी के पचड़ों के बड़े विशेषज्ञ होते हैं। घंटों घंटों इस तरह के मुद्दों पर विवेचना बघार सकते हैं। उसके घर में ऐसा चल रहा है, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया। फिर उसकी जो सिस्टर है ना, वो मेरे चचिया कजिन की बैटमेट की फ्रेंड है, और फिर ये और फिर वो, और फिर
दुनिया भर की दलदल। बच्चे होते हो तब तक न ऊर्जा होती है, न अक्ल होती है, और बड़े होते हो जैसे ही थोड़ी समझ बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, अक्ल बढ़ती है, तब तक इन मुद्दों में उलझ जाते हो। जिंदगी यही करते बीत जाती है। जो भी लोग यहाँ बैठे हों, जिन्हें जीवन में कोई ढंग का काम करना हो, उनको मेरी सलाह है कि कई मोर्चे एक साथ मत खोलिएगा। जीवन के पौधे को जिस पाइप से सींचना हो, उसमें अगर 50 छेद हो तो पौधा मर जाएगा। हमारी ऊर्जा, हमारा समय, ये सब 50 जगह से रिश्ते हैं, हमें नहीं पता चल पाता भाई। 15-15, 20-20 मिनट करके रिश्ते हैं, और जब ये रिस रहे होते हैं उस वक्त यही लग रहा होता है कि ये अभी जो बातचीत चल रही है यही बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और आपको नहीं पता चलेगा कि उस बातचीत को निपटाने में कब दोपहर के 1 से 2:30 बज गए। वो 1.5 घंटा लौट के आएगा, वो 1.5 घंटा लौट के आएगा। कई मोर्चे मत खोलिए। जो जंग जीतने के इच्छुक हों, उन्हें अपनी सारी ताकत एक मोर्चे पर झोंक देनी चाहिए। जंग हारने का इससे ज्यादा कारगर दूसरा तरीका नहीं है कि 70 मोर्चों पर एक साथ लड़ो। हो सकता है वो 70 मोर्चे छोटे छोटे हों, कि 20 मिनट अंटू ले गया, 40 मिनट बंटू ले गया, एक घंटा अंटू की सहेली ले गई। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। माया एक चोट नहीं मारती है, वो दिन भर तुम्हें चूसती है, और दुश्मन बन के नहीं आती, प्राण प्यारी बन के आती है, समझ लो। किसी दुश्मन के घर में ये सब शादी ब्याह का बवाल चल रहा हो तो थोड़े ही तुम्हारा समय बर्बाद होगा या होगा। किसी दुश्मन के घर में या किसी अपरिचित के घर में ये सब कांड चल रहे हो तो तुम्हारा कोई नुकसान होता है? ये सारा नुकसान अपने ही करते हैं। वहीं सतर्क रहना है। पर ये सब जब होने लगता है तो हमारी कर्तव्य भावना जागृत हो जाती है। हम अचानक बड़े जिम्मेदार आदमी हो जाते हैं। देखा हुआ है मैंने। यहाँ तक होता है कि जवान लोग हैं, किसी परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी वगैरह के लिए, और उन्हीं दिनों घर में बहन की शादी का मुहूर्त निकाल दिया गया। माँ बाप भी जबरदस्त होते हैं। लड़के के मेंस का एग्ज़ाम है, उससे वो 1 महीने पहले बिटिया का मुहूर्त निकाल देते हैं।
और फिर तो भाई में अदम्य भ्रातृत्व जग उठा। उसने कहा, अरे ये नौकरियों का क्या है, ये आती जाती रहती हैं, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, ये तो जीवन में एक बार की बात है। अब वो स्कूटर लेकर के कभी शामियाने वाले के यहाँ दौड़ रहा है, कभी फूफे को मनाने दौड़ रहा है कि तुम भी आ जाना, कभी बारातियों की बस का इंतजाम कर रहा है। और ये सब करते हुए उसके भीतर बड़ी ठसक है, उसको लग रहा है मुझे देखो मैं कितना जिम्मेदार आदमी हूँ। और जिम्मेदार आदमी ही नहीं हूँ, मैं बड़ा बलिदानी आदमी हूँ, मैंने कुर्बानी दे दी बहन की खातिर अपनी परीक्षा की। मेरे जैसा कोई होगा भी भाई? देवियां होती हैं, किसी तरह उनको कैरियर मिल गया होता है, 2 साल 4 साल नौकरी में लगा करके वो कैरियर में अपनी जड़ें जमा रही होती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी संस्था में वो जिम्मेदार और सम्माननीय पदों पर पहुंच रही होती हैं। पतिदेव को खुजली मचती है, वो उन्हें गर्भ का तोहफा दे देते हैं, कहते हैं ये देखो बेबी मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, प्रेगो न्यूज। अब कैरियर गया भाड़ में। भीतर की पुरातन भारतीयता जागृत हो जाती है कि कैरियर वगैरह तो सब रुपए पैसे की बात है, अब तो मैं मां बनूंगी। बन लो। और मैं ये सब कह रहा हूं, मुझे मालूम है आप लोग भी और जो लोग ऑनलाइन इत्यादि सुन रहे हैं उनमें से कईयों को भी भावनात्मक तल पर जरा चोट लग रही होगी। लगती हो तो लगे, पर मेरे इस कथन से अगर 2-4 लोगों की भी जिंदगी बच सके तो मेरा कहना सार्थक हुआ। मैं आमतौर पर अपने निजी जीवन से कुछ बातें खोल कर बताता नहीं, पर बातचीत अभी जिस मुकाम पर पहुंची है उस पर याद आता है। मेरा आईएएस का इंटरव्यू था। मेरे ख्याल 10 मई को तय था। मेरे माता पिता गए हुए थे मेरे ननिहाल की तरफ, दूर है करीब 800,000 किलोमीटर। इंटरनेट का ज़माना नहीं था, ना एंड्रॉयड फ़ोन का। इंटरनेट के नाम पर ईमेल चलती थी, याहू चैट चलता था, बस इतना ही। सत्ताईस अप्रैल या 23 अप्रैल को वो लोग निकले थे। और मेरे घर में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि सदस्य सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करें, रोज़ रोज़ फ़ोन पर बतियाएं। तो वो लोग चले गए। 2 हफ्ते बाद मेरा आईएएस का इंटरव्यू था। मैं इंटरव्यू खुद ही गाड़ी उठाकर गया, शाहजहां रोड कमीशन की बिल्डिंग में पार्क करी, इंटरव्यू दिया, वापस आ गया।
जब वापस आता हूँ तो देखता हूँ मेरे माता पिता खड़े हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पट्टियों से बंधा हुआ शरीर। माता जी का एक हाथ करीब करीब पूरा निष्क्रिय हो चुका है। पिताजी के चेहरे पर इतनी चोट है कि चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। दो हफ्ते पहले ही उनका ज़बरदस्त रोड एक्सीडेंट हुआ था जब वो घर से निकले थे। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में आग भी लग गई थी, ड्राइवर की टांग काटनी पड़ गई थी, इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था वो गाड़ी में। दो हफ्ते तक ये लोग अस्पताल में पड़े रहे, मुझे खबर नहीं होने दी। और ख़ास तौर पे पिताजी कुछ ज़्यादा घायल थे। बात कितनी भी दूर तक जा सकती थी, उन्होंने सूचना ही नहीं होने दी। बोले जो होगा देखा जाएगा, उसका इंटरव्यू है, उसको पता नहीं लगने देना। मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माता पिता का पॉजिटिव योगदान कितना रहा है, लेकिन इतना तो मेरे सभी समीपस्थ लोगों ने करा कि उन्होंने मेरे जीवन पर कभी किसी पचड़े की छाया नहीं पड़ने दी। बिल्कुल अलग रखा, इंसुलेटेड। जो कुछ भी चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें क्या मतलब, तुम पढ़ो, पूछ भी क्यों रहे हो, जाओ अपने कमरे में पढ़ो। रिश्तेदारी निभानी है, हम जाएंगे, हम निभा लेंगे, तुम पूछ भी क्यों रहे हो, जाओ पढ़ो। बहुत आसान होता और बहुत सामान्य, बड़ी साधारण बात होती कि वो कम से कम खबर तो पहुंचा देते, पर खुद तो उन्होंने खबर नहीं पहुंचाई। जो लोग उनको उठाकर ले गए, अस्पताल में दाखिल किया, और जो सगे संबंधी फिर इकट्ठा हुए, उन सबको भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सूचना नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बच्चे को आगे बढ़ाने में आप कोई बड़ा योगदान दे पाए न दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा हो कि पत्नी हो कि पति हो कि भाई बहन हो, कम से कम उनको घसीट घसीट कर बेवकूफ़ी की चीज़ों में तो न शामिल किया करिए। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तू नौकरी छोड़ के घर आ जा। सब सुनी सुनी बातें लग रही हैं ना। आपके साथ हुआ हो तो हुआ हो,
आप किसी के साथ ये सब मत करिएगा। भाई की शादी है, तू कम से कम 10 दिन के लिए घर आ जा। राम बचाए ऐसे परिवारजनों से। हम्म? जिनसे प्यार करते हैं उनको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। उनकी जीवन ऊर्जा पी नहीं जाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है बेंगलोर में, पर तू हमारी प्यारी नन्ही है, तू एक काम कर, कस्बे के ही छज्जू लाल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ले। मेरी नन्ही मुझसे दूर रह के पढ़ाई करे, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। घर में रहेगी, घर का खाएगी पिएगी, हल्दी उपटन होगा, हमारी नज़रों के सामने रहेगी, ज़माना बुरा है। और फिर छज्जू मल कॉलेज है, जानती नहीं छज्जू मल कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। तू बिटिया यहीं से पढ़ ले, बेंगलोर वगैरह छोड़। समझ रहे हैं बात को? बिटिया खुद भी बोले कि नहीं पापा, डर लगता है दूर जाके पढ़ने में, मैं तो जीवन भर इस छोटे से कस्बे में ही रही हूँ। तो भी बिटिया की मत सुनिए, उसका कान उमेट के धक्का दे के घर से निकाल दीजिए, बोलिए जा, तेरे लिए जिंदगी का नया सूरज उग रहा है। क्या करेगी यहाँ कस्बे के अंधेरे में बैठी रहकर? जा, भाग यहाँ से, भाग। फिर कुछ याद आ गया। आठवीं में था तो जाने स्मॉल पॉक्स, जाने मीजल्स क्या हुए थे। मेरी बहन जी कहीं से लेके आई थी छोटी, घर में सबको लगाती है। पूरे शरीर पर। और एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा चल रही थी। मेरी माँ ने मुझसे नहीं बोला कि छोड़ना, क्वार्टरली भी टॉप किया था, हाफ ईयरली भी टॉप किया था, फाइनल नहीं भी देगा तो क्या हो जाएगा। उसी शारीरिक हालत में जहाँ पूरे शरीर में कष्ट ही कष्ट है, जैसे सुइयां चुभ रही हों, मुझे तैयार करके स्कूल भेज दिया जाता था।
फिर चेहरे पर बहुत दिखाई देने लगा, तो बहुत सारा टेल्कम पाउडर लेके मेरे चेहरे पे लगा देती थी। जाओ जाओ, बस इतना करना कि किसी को छूना मत। एकदम अलग बैठना, खाना पीना पानी कुछ मत करना, किसी को हाथ मत लगाना, चेहरे पे दाना हो तो उसे फोड़ना मत, उसको टेबल पर भी मत लगा देना, कुछ मत करना, बस जाओ लिख के चुपचाप वापस आ जाओ। पता नहीं मेडिकल दृष्टि से ये ठीक था कि नहीं था। हो सकता है किसी डॉक्टर को ये बात पता चले, वो कहे कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। खैर पूरी परीक्षा दे डाली। अब एनुअल एग्ज़ाम किन दिनों में होते हैं? तब अप्रैल में हुआ करते थे। आखिरी पेपर जिस दिन था उस दिन असेंबली में खड़ा हुआ हूँ और अप्रैल तो धूप बरसने लगी, तो पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना, तो पाउडर सारा बहने लगा। जब पाउडर बहने लगा तो सामने प्रिंसिपल खड़ी थी, उन्हें कुछ दिखने लगा, वो मुझे लेके गई अलग, बोली ये क्या कर रहे हो, क्या कर डाला। मैं लगा रोने, मैंने कहा सारे एग्ज़ाम दे दिए, ये और दे लेने दीजिए। वो नहीं मानी, घर वापस भेज दिया। ये प्रेम कहलाता है। हम करेंगे क्या तुम्हारा शरीर बचा के, अगर तुम्हारे जीवन में रोशनी नहीं होगी, धार नहीं होगी। जिससे प्यार करते हैं उसकी जान की हिफाजत बाद में की जाती है, उसके धर्म की हिफाजत पहले की जाती है। हम प्रेम के नाम पर कुछ और ही जानते हैं कि जिससे प्यार है उसको बिल्कुल रजाई के नीचे घुसेड़ लो और गुद्दू दुद्दू मेरा चुन्नू मेरा शुन्नू, नहीं 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 तू तकलीफ ना कर, सो जा, दुद्दू पुएगा। ये हमारा प्यार होता है। न मैंने वैसा प्यार कभी पाया, न मांगा, न दे पाता हूँ। और अगर मुझे भी उसी तरह की परवरिश मिली होती तो आज आपके सामने मैं जिस मेडिकल हालत में हूँ बैठ करके कोई बात नहीं कर पा रहा होता। मुझे बचपन से ही पता है कि शरीर की बहुत कीमत नहीं। दर्द हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, उठो और धर्म का पालन करो। जीवन सुख पाने के लिए या रंगरेलियां मनाने के लिए, शादी ब्याह उत्सव मनाने के लिए, बच्चे पैदा करके प्रसन्नता अर्जित करने के लिए नहीं है। इस धमाचौकड़ी का नाम जीवन नहीं होता। ये सब काम तो पशु भी करते हैं। जीवन बिल्कुल दूसरी चीज होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपने लिए कोई सार्थक व्यवसाय चुना है। अगर नहीं चुना तो चुनो और अपने आप को उसमें आकंठ डुबो दो और किसी चीज़ की सुध ही मत रखो। यही घर वालों के प्रति तुम्हारे प्रेम की भी अभिव्यक्ति होगी।